बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम नादिर सत्तार, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है, पहले चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, उसमें से पहला टॉपिक है एटम। एटम के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। एटम चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। पहला चैप्टर है, उसमें पहला टॉपिक है एटम। बाकायदा टॉपिक पर जाने से पहले हम थोड़ा सा केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री डेफिनेशन से पहले इसके हम उर्दू मीनिंग देखते हैं। केमिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं कीमिया। कीमिया का लफ्ज़ी मतलब है वो तरीका जिसके ज़रिए सोना बनाया जा सके। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं केमिस्ट्री को। डेफिनेशन केमिस्ट्री की, study which deals with the composition, structure, properties and interaction of matter। केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मैटर को स्टडी करेंगे। मैटर को भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो शय जिसका कुछ मैस होता है और वो जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। मैं, आप, पेन, पेंसिल, कागज़, मेज़, कुर्सी, हर चीज़, इवन एयर, हवा, वो भी क्या है? मैटर है। तो मैटर की कंपोजिशन यानी बनावट, स्ट्रक्चर, साख्त, प्रॉपर्टीज का खसूसियात और उसके रिएक्शंस का मुताला जो है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। कंपोजिशन जैसे मिसाल के तौर पर वाटर मैटर है। वाटर की कंपोजिशन क्या है? अभी H2O, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है? बेंट स्ट्रक्चर है, झुका हुआ स्ट्रक्चर है, उड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसे बेंट, झुका हुआ। वाटर की प्रॉपर्टीज कैसे हैं? ऑर्डरलेस, बेबू है, टेस्टलेस, बेजायका है, कलरलेस, बेरंग है। इंटरेक्शन ऑफ मैटर, चीज़ों का आपस में रिएक्शन भी किस तरह से वो रिएक्शन करती हैं। जैसे मसला कार्बन है, वो इंटरेक्शन करती है, वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है? ये वो स्टडी है, ये वो इल्म है विच इज़ कंसर्न या विच डील्स, जिसका ताल्लुक है मैटर की कंपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ और इंटरएक्शन के साथ। केमिस्ट्री स्टडी कर ली, उसके बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं। एटम की हम वजाहत करते हैं कि एटम क्या है। सबसे पहले इसका ओरिजिन, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? एटम ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ग्रीक वर्ड एटमोस। एटमोस के मीनिंग होते हैं इंडिविजुअल, नाकाबिल तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके, जिसको
छोटा ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको बारीक ना किया जा सके, जिसको पीसा ना जा सके, मजीद छोटा कर सके। ये एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से लिया गया है, उसका मतलब है इंडिविजुअल। एटम का लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था ग्रीक फिलासफर यूनानी फिलासफर था डेमोक्रेटस। तो सबसे पहले एटम का लफ्ज़ ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस ने इस्तेमाल किया। तो ये हमने एटम के बारे में जाना कि एटम कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ एटमोस से निकला है, उसका मतलब है इंडिविजिबल, और ये सबसे पहले ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस ने इस्तेमाल किया। ये ग्रीक फिलासफर, हम ग्रीक का ही नज़रिया देख लेते हैं, उनकी व्यू देख लेते हैं कि क्या ग्रीक व्यू था, यूनानी लोग क्या समझते थे एटम के हवाले से, उसको ज़रा हम देखते हैं। काफ़ी अर्सा पहले, लॉन्ग टाइम अगो, Greek thought that matter is made up of simple indivisible particles which could not be further subdivided. यूनानी ये सोचते थे, तस्वुर था, ख्याल था, ये समझते थे कि मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते, जो मज़ीद छोटे नहीं हो सकते, मज़ीद बारीक नहीं हो सकते, उनको कहते हैं एटम। ठीक है, मैटर could be divided and subdivided to reach a basic unit which could not be further subdivided. कि मैटर या चीज़ों को बारीक करते जाएं, छोटा करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो एक ऐसा ज़र्रा हासिल होगा, ऐसा यूनिट हासिल होगा जिसको हम मज़ीद बारीक नहीं कर सकेंगे, मज़ीद नहीं तोड़ सकेंगे। तो वही इंडिविजिबल, वही ना काबिल तकसीम, वो मज़ीद बारीक छोटा ना टूटने वाला ज़र्रा, वही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ग्रीक वर्ड एटमोस। चूँकि ग्रीक्स जो थे, उनके थाट्स, उनके ख्यालात, उनके नज़रियात की कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से उनके नज़रियात जो हैं वो प्रूव नहीं होते थे, इसलिए उनको ज़्यादा पजीराई नहीं थी। तो ये ग्रीक व्यू था, वो ये कहते थे कि मैटर कुड बी डिवाइडेड अगेन एंड अगेन टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, कि वादा को हम छोटा करते जाएँ, तोड़ते जाएँ, बारीक करते जाएँ, तो एक छोटा सा ज़रा हासिल होगा जो मज़ीद छोटा नहीं होगा। उस छोटे ज़रिए को हम नाम देते हैं एटम का। एटम का लफ्ज़ सबसे पहले ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस ने इस्तेमाल किया। एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला, उसका मतलब है इंडिविजिबल। चूँकि जो ग्रीक व्यूज़ हैं, जो नज़रियात हैं ग्रीक्स के, इनकी कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ज़रिए इनके नज़रियात जो हैं वो प्रूव नहीं हुए थे, तो इसलिए इनको कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, ज़्यादा इन डिटेल से डिस्कस नहीं हुई थी, उनके ज़्यादा काम नहीं हुआ। हम चलते हैं लेट 17th सेंचुरी की बात करते हैं। लेट 17th सेंचुरी कि उसमें क्या हुआ था जी, आखिरी हिस्सा 17th सेंचुरी का, 1675 के बाद। लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। सब्सटेंसेस खालिस शय, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर की जो खालिस हालत है उसे कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस ये कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको देखा गया, उनका मॉनिटर किया गया कितना अपना। क्वांटिटेटिव स्टडी की मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूँ, जैसे मिसाल के तौर पर भी अभी जिक्र किया इसका वाटर का हम बात कर लेते हैं, वाटर H2। अगर हम एटॉमिक मैसेज की बात करें कि भी एक हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1 AMU और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। ठीक है, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो डेफिनेटली 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो मास रेशो है वो 2:16, या मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मज़ीद तकसीम करें, सारा करें, तो ये 1:8 हो जाएगा। ये क्वांटिटेटिव स्टडी हो गई, क्वांटिटी एलिमेंट की देखी गई। तो लेट 17th सेंचुरी में सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, तो ये डिस्क्लोज हुआ, ये पता चला
कि only a few elements were the components of many different substances. लाखों चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, करोड़ों चीज़ें हैं। उन तमाम सब्सटेंसेस, तमाम चीज़ें जो हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके अज्जा, उनको बनाने वाले वो कौन है? वो एलिमेंट्स हैं। ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। जब क्वांटिटेटिव स्टडी की प्योर सब्सटेंसेस की तो पता चला कि एलिमेंट्स हैं जो किसको बनाते हैं? सब्सटेंसेस को बनाते हैं। ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया, ये भी पता चलाया गया कि एलिमेंट्स किस तरह मिलते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे मसलन कार्बनिक एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड। अभी कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या चीज़ है? ये कंपाउंड है, ठीक है। Also investigated, ये भी पता चला कि how compounds could be broken down into their elements, कि किस तरह कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरी हाई टेम्परेचर पे, ये डेल का साइन, हीटिंग का साइन है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये टूटता है, तो टूट कर क्या बनाता है? कार्बन और ऑक्सीजन। एलिमेंट्स में क्या बना रहे हैं? कंपाउंड, और कंपाउंड टूट कर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये लेट 17th सेंचुरी में क्या प्रोग्रेस हुई? लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, खाली चीज़ों की बनावट की, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो पता चला कि चंद एलिमेंट्स हैं, फ्यू एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। चंद एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे ये पता लगा कि किस तरह एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह कंपाउंड मिलकर क्या बनाता है? एलिमेंट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम 19th सेंचुरी में आ जाते हैं। जॉन डाल्टन का जिक्र करते हैं। जॉन डाल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर, में जॉन डाल्टन ने पहली मर्तबा एटम की एग्जिस्टेंस के हवाले से बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम बायोलॉजी, बल्कि प्रूव किया इसने। जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो जस्टिफाई हो सकती है, एटम की वजूद की वजाहत हो सकती है, बट कंसीडरिंग, अगर हम मद्देनजर रखें दो लॉज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज हैं, ये दो कवानीन हैं। अगर हम इन कवानीन को समझ लें अच्छी तरह से, तो ये कवानीन जो है वो प्रूव कर देते हैं, साबित कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं एग्जिस्टेंस किसकी? एटम की। एटम की एग्जिस्टेंस जो है इन दो लॉज के जरिए वेरीफाई होती है। इनको डिफाइन भी कर देते हैं, क्योंकि एक मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, फिर व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कंजर्वेशन कहते हैं बका को, बाकी रह जाने को, बच जाने को, ख़त्म ना होने। मैटर, मादर, खरगोश है जो वजन रखती है, जगह बैठती है, उसे कहते हैं मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो बनता है, ना डिस्ट्रॉयड, ना ही मैटर खत्म होता है, बट कैन बी चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बल्कि वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कहते हैं मुतय्यन को, मखसूस को, मुस्तकिल को, यानी जो चेंज ना हो। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को, मिकदारों को, क्वांटिटीज को। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, atoms of different elements combine in a fixed ratio by their mass। मुख्तलिफ कंपाउंड बनाने में एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं वो एक खास निस्बत में मिलते हैं। मसलन एक ही एलिमेंट की बात करें
एलिमेंट है भाई कार्बन और ऑक्सीजन। अगर कार्बन ये मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो फर्क ये में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एटम का मास होता है एटॉमिक मास 12 AMU, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। ये एटॉमिक मास है कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की रेशियो है कार्बन 12 ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये मजीद इनको हम सिंप्लीफाई करें, हम इनको डिवाइड कर देते हैं 4 के ऊपर डिवाइड कर दें 3:4। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की रेशियो निकलती है 3:4। कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आ जाते हैं, कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। जो चीज नीचे लिखी होती है ये एटम्स की तादाद, 12 16 to 32। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो आती है 3:8। तो डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में सेम एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एटॉमिक मासेस की रेशियो में मिले। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। इन दो लॉज के जरिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के जरिए एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव हुई, वो साबित हुई। जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी, और पेश की थी एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी, सबसे पहला नजरिया जो था बकायदा एटम के हवाले से जॉन डाल्टन का ही था, एटॉमिक थ्योरी। अब उस एटॉमिक थ्योरी का जो की पॉइंट था, जो मेन बात थी, जो सबसे अहम बात थी, वो ये थी ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ऑल द मैटर, तमाम चीजें मेड अप ऑफ बनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटमों से, व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हम बात करें पानी और नमक की बात करें, पानी ये मैटर है, नमक साल्ट, कॉमन साल्ट, NaCl वो भी मैटर है। अब पानी भी एटमों से मिलकर बना है, नमक भी एटमों से मिलकर बना है। अब पानी का फार्मूला H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। और कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, उसका फार्मूला NaCl, उसमें 1 सोडियम एटम और 1 क्लोरीन एटम। ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये दोनों चीजें हैं, ये मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और ये सोडियम और क्लोरीन से। जब ऐसी बात है मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बनी है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ खसूसियात रखती हैं। ठीक है, तो मेन पोस्टुलेट एटॉमिक थ्योरी का ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तमाम चीज़ें मुख्तलिफ एलिमेंट के एटमों से मिलकर बनी हैं, व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो जॉन डाल्टन की बात से थोड़ा सा मजीद इसको रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि 1808 में इसने कहा कि एटम की एग्जिस्टेंस प्रूव होती है अगर हम कंसीडर करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ठीक है, इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक तमाम चीज़ें एटमों से मिलकर बनी हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटमों से, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब हम डिफाइन कर लेते हैं एटम को, कि एटम की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। डेफिनेशन एटम, ये जैसे कि कहा कि इनडिविजिबल है, ओल्ड कंसेप्ट के नाकाबिल तकसीम नहीं, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल which can take part in a chemical reaction, टेक पार्ट, हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में। दो बातें हैं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और दूसरा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है
छोटा से छोटा ज़रा है जिसको मज़ीद सिंपल केमिकल मीन के ज़रिए हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम किसका नाम देते हैं जी, एटम का नाम देते हैं। केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्शन डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एटम की एग्जांपल की बात करते हैं। कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रह सकते हैं, उनको मतलब आसान किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, उनके बैलेंस शेल ऑपरेट पूरे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, दीज एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब किसी के साथ ये बॉन्ड बनाते नहीं है। क्यों भी इतनी बॉन्ड बनाते हैं, क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्यों अकेले रहते हैं, आज़ाद रहते हैं? क्योंकि इनके बैलेंस शेल पूरे हैं। हीलियम के केस में डुप्लेट पूरा है और नियॉन के केस में ऑक्टेट जो है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रहते हैं, किसी साथ बॉन्ड नहीं बनाते। वायु जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, देयर एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनके एटम अकेले नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते भी? देयर बैलेंस शेल आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इनके आखिरी शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अच्छा, फिर कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोलेक्यूल, अकेले नहीं पाए जाते, मोलेक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। बॉन्ड बना के रहते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है, H2 की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के मोलेक्यूल में 2 एटम होते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, वैलेंसी 2 है। 2 नाइट्रोजन एटम है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, वैलेंसी 3 है जी। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, आखिरी शेल को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये मोलेक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। डिफाइन किया हमने एटम को, इस हमारा पार्टिकल है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एग्जांपल हमने जिक्र की हीलियम, नियॉन की, इनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये फिर बॉन्ड बना के मोलेक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। एटम बॉन्ड बनाएंगे, एटम के बॉन्ड बनाने के नतीजे में क्या बनेगा जी, वो एटम का जो ग्रुप है वो मोलेक्यूल होगा, ये मोलेक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है। थोड़ा सा अब जो ओल्ड व्यू था ग्रीक्स का कि भाई एटम जो है वो इंडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम है, थोड़ा सा मॉडर्न रिसर्च जो है उसके हवाले से हम देख लेते हैं। मॉडर्न रिसर्च ये रिवील करती है, ये जाहिर करती है, एक्सपोज करती है कि एटम इज़ डिवाइजेबल, मज़ीद काबिल तकसीम है, इसके मज़ीद छोटे टुकड़े हैं, मज़ीद छोटे पार्ट्स हैं, मज़ीद हिस्से हैं, ठीक है। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है, यानी एटम के मज़ीद छोटे हिस्से भी कर सकते हैं, मज़ीद पार्ट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं जो एटम को बना रहे हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में तो आप 9th ग्रेड के अंदर पढ़ चुके हैं, 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं जितना अपना, ठीक है। एक एटम का स्केच बना लेते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एटम कैसा होता है, हाउ इट लुक्स लाइक। हमने तो पढ़ा हुआ है कि एटम उसका सेंट्रल पार्ट, दरमियान वाला हिस्सा जो है न्यूक्लियस कहते हैं उसे। न्यूक्लियस का मतलब भी सेंट्रल पार्ट, दरमियान वाला हिस्सा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन्स, और ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। उसके अलावा न्यूक्लियस से बाहर ये सर्कल लाइक गोल रास्ते से होते हैं, दायरे से होते हैं, पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो पाथ है, ये जो गोल रास्ते हैं, इनके ऊपर कौन मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पिक्चर एक मॉडल एटम का है जिसका सेंट्रल पार्ट जो है
वो न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बगैर किसी चार्ज वाले न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस से बाहर ये जो गोल रास्ता है, ये जो शेल है, इसको शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सिंपल सी पिक्चर है एटम की, ठीक है। तो मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि ये एटम डिविजिबल है, किसमें भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स having positive charge, and neutrons which are neutral, no charge. These three particles are also called fundamental particles of atoms. Fundamental particles. बुनियाद में ये हर तकरीबन हर एटम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनमें ये तीन फंडामेंटल। इसके अलावा भी और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जी हाइड्रॉन्स हैं, हाइड्रॉन्स हो गए, इनका मैस थोड़ा सा न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन से ज़्यादा होता है, आउटसाइड का न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन हाईली अनस्टेबल होते हैं, चंद लोगों का वजूद होता है, फिर डिकम्पोज होकर और पार्टिकल में तब्दील करते हैं। हाइड्रॉन्स हो गए, न्यूट्रिनो हो गए, ठीक है। न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, मैस इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। एंड एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रिनो का अपोजिट मोमेंट स्पिनिंग के, अगर मिसाल के तौर पर न्यूट्रिनो जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, न्यूट्रिनो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम को बनाने वाले पार्टिकल, इस तरह न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इस तरह मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम, के एटम के अंदर 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न रिसर्च ये शो करती है कि एटम डिविजिबल है, उसमें मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रिनो। तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल, ये सब एटम में तकरीबन पाए जाते हैं। लास्ट में आखिर में जिक्र करेंगे जैकब बर्ज़ीलियस का, कंट्रीब्यूशन का, कि एटम के हवाले से उसकी क्या खिदमात हैं जैकब बर्ज़ीलियस की, उसको देखते हैं। स्वीडिश था, स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन का साइंसदान था जैकब बर्ज़ीलियस। जॉन जैकब बर्ज़ीलियस जो है उसने मालूम किए एटॉमिक मैसेस मालूम किए, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस। मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दी हैं कि भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, ठीक है। तो ये a number of values of atomic masses are given by Jacob Berzelius. Jacob Berzelius ने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज दी थी, एंड a number of his values are close to the modern values of atomic masses. और जो एटॉमिक मैसेस Jacob Berzelius ने बताए थे एलिमेंट्स के, वही वैल्यूज जो हैं वो मॉडर्न वैल्यूज जो हैं एटॉमिक मैसेस की उनसे मैच करती हैं, उनके मुताबिक ही। जैसे मतलब जो उसने हाइड्रोजन का मैस बताया 1, तो आज भी राउंड अबाउट 1 की इक्वली है, कार्बन का भी 12 की इक्वल है, मतलब इसने एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के बताए थे। इसके अलावा इसने एक सिस्टम दिया था एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का, अलामतें देने का दिया था, सिंबल्स, अलामतें। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, फास्फोरस का सिंबल P है कितना। तो जैकब बर्ज़ीलियस ने एक तो एलिमेंट का एटॉमिक मैसेज तजवीज़ की सजेस्ट किए, और दूसरा उसने एलिमेंट्स को सैंपल देने का सिस्टम जो है वो पेश किए थे।
क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स का कारनामा था। लास्ट में बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें टॉपिक एटम को हम दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। एक ग्रीक व्यू डिस्कस किया हमने इसमें। ग्रीक व्यू ये कहते थे कि मैटर कुड बी डिवाइडेड अगेन एंड अगेन टू रीच अ बेसिक यूनिट वी कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। चीज़ों को तोड़ते जाएँ मज़ीद तोड़ते जाएँ फिर बेसिक यूनिट हासिल होगा जिसको मज़ीद हम बारीक नहीं कर सकेंगे। वो क्या है? एटम है। एटम का लफ्ज़ सबसे पहले डेमोक्रेटस जो ग्रीक फिलॉसफर था उसने इस्तेमाल किया। ग्रीक वर्ड एटमॉस से, एटमॉस मीन इंडिविजिबल। ये इनकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ज़रिए प्रूव नहीं होता था। इनके जो व्यूज़ थे, इनके जो नज़रियात थे, तो इसलिए कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, डिटेल डिस्कस नहीं किया गया। लेट 17th सेंचुरी का जिक्र किया गया, उसमें क्वांटिटेटिव स्टडी की गई कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की। तो पता चला a few elements or the components of many different substances, चंद एलिमेंट्स मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बनाते हैं जी। ये भी पता लगाया गया, ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया किस तरह एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड होकर किस तरह एलिमेंट बनाते हैं। फिर जॉन डाल्टन का जिक्र किया 1808 में, उसने एटम के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ज़रिए। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसका मेन पोस्टुलेट यही है कि भी अपना all the matter is made up of atoms of different elements which differ in their properties। और फिर हमने डिफाइन किया एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का which can take part in a chemical reaction। एग्जांपल दिया एटम की कि हीलियम नियॉन के एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के नहीं करते, वैलेंस कंप्लीट नहीं होती उनके। सब एटॉमिक पार्टिकल का जिक्र किया कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर बैक्टीरिया का जिक्र किया कि उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए और सेल मालूम किए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था एटम के हवाले से।